क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है। आज नया लेसन देखने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में चर्चा किए थे जो समाप्त हो गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे इस चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से जो है आप जो है देख लीजिएगा। क्लास 12 की हिंदी मीडियम केमिस्ट्री क्लास है जो आप जो है अपनी तैयारी जो है कर सकते हैं। चलिए आप नया लेसन प्रोटीन स्टार्ट करने वाले हैं, तो लेसन का नाम डाल। इस प्रोटीन में सबसे पहले हम बात करेंगे अमीनो अम्ल क्या होते हैं। तो हेडिंग डाल अमीनो अम्ल। अमीनो एसिड। सबसे पहले हम बात करेंगे अमीनो अम्ल से होते क्या है। ये पूछा जाता है कि अमीनो अम्ल से आप क्या समझते हैं। अगर हम बात अमीनो अम्ल की करें, जैसे अमीनो अम्ल, अमीनो मतलब अमीनो समूह NH2 समूह, और अम्ल का मतलब भाई कोई एसिटिक समूह होगा, ठीक है। यहाँ अमीनो अम्ल जो है कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न है। अमीनो अम्ल जो भी होते हैं वो कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न होते हैं, यानी कार्बोक्सिलिक समूह जिसमें लगा होता है उन्हीं से जो है उत्पन्न हुए होते हैं। तो आगे कहा गया जिनमें कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन परमाणु। अब जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल की अगर आप बात करेंगे तो ये CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है ना जी भाई, एसिटिक एसिड है। तो अब ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में ये आपका जो कार्बन जो होते हैं, कार्बन में जो हाइड्रोजन लगा होता है, इसका एक हाइड्रोजन जो है किससे अमीनो समूह द्वारा विस्थापित हो जाए, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना। यस सर। तो इस कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक हाइड्रोजन जो है किसी अमीनो समूह आपका NH2 होता है, ठीक। अमीनो समूह द्वारा विस्थापित करके जो बनता है उसे अमीनो अम्ल कहते हैं। समझ में आया नहीं। जैसे ग्लाइसिन, ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड है। ग्लाइसिन का अगर फार्मूला देखा जाए तो जैसे CH3COOH होना चाहिए था, तो इन्होंने क्या किया कि CH2 कर दिया, एक हाइड्रोजन के स्थान पे अमीनो समूह NH2 होता है, तो कुल मिला के एक हाइड्रोजन हटा के NH2 समूह लगा दिया गया, तो ये हो गया अल्फा। देखो अब ये ग्रुप वाला कार्बन है और ग्रुप के बगल वाला जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है। तो अल्फा कार्बन पे एक हाइड्रोजन हटा दिया गया, अमीनो समूह लगा दिया गया, तो अल्फा अमीनो, और बाकी एसिटिक एसिड है। दूसरा है एलानिन। एलानिन की अगर आप बात करते हैं तो ये CH3CH NH2COOH, तो अल्फा, देखो ये ग्रुप के बगल वाले कार्बन से ही हाइड्रोजन हटा है, तो अल्फा अमीनो और मेथ एथ प्रोपेनोइक एसिड। तो ये जो है एक प्रकार के अमीनो अम्ल कहे जाते हैं। बात करेंगे प्रोटीन क्या होते हैं। हेडिंग डालो प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में चर्चा करेंगे, करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन जो होते हैं प्रोटीन के तीन मूल वर्ग हैं। भोजन, प्रोटीन में आप देखेंगे तो अगर हम भोजन की बात करें, प्रोटीन में अगर हम बात करें भोजन के, तो भोजन में मेन तीन मुख्य वर्ग हैं। एक कार्बोहाइड्रेट्स होता है, दूसरा प्रोटीन होता है और तीसरा वसा होता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये तीन जो है भोजन के वर्ग है, यानी आपके खाने में ये तीन चीजें आपको दिखते हैं, ठीक है। अब इसमें हम बात करेंगे प्रोटीन की। तो प्रोटीन उच्च अणुभार के नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक पदार्थ है, इतना याद रखना। प्रोटीन उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त, जिसमें नाइट्रोजन भी मिला है, ठीक है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है जो सभी जंतु और पादप कोशिकाओं के प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, यानी चाहे जंतु की कोशिका हो चाहे पौधों की कोशिका हो, दोनों में लगभग ये प्रोटीन पाए जाते हैं। इन पदार्थों को प्रोटीन कहते हैं, यानी ऐसे जो प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं जो पदार्थ, उन्हें हम प्रोटीन कहते हैं। आगे दिया है प्रोटीन, नाम जो है मुलर ने दिया। किसने दिया है? मुलर, एक साइंटिस्ट थे मुलर द्वारा दिया गया था। प्रोटीन का संगठन, अब प्रोटीन संगठित कैसे होता है? प्रोटीन का संगठन साधारणतः कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और सल्फर में से बना होता है। किसके इससे मिला होता है? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तीन को तो जानते ही हो, एक नाइट्रोजन बढ़ा लो ना और अगला सल्फर बढ़ा दे। थोड़ा कम मात्रा में सल्फर पाया जाता है, नाइट्रोजन भी कम पाया जाता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये इतने लोग मिल करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब आगे दिया है इन तत्वों के अतिरिक्त, जैसे इस
जो आपको 5 तत्व गिनाए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इनके अलावा भी कुछ तत्व थोड़े मोड़े पाए जाते हैं। कौन कौन है? जैसे फास्फोरस हो गया और आयरन हो गया। फास्फोरस और आयरन भी कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। अब आप जानते हैं जो प्रोटीन होते हैं इनके अणुभार काफी उच्च होते हैं। अणुभार उच्च होते हैं यानी इनमें काफी संख्या में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सब लगे हुए होते हैं। आगे दिया प्रोटीन प्रबल खनिज अम्लों। अगर प्रोटीन ले लिया जाए और प्रोटीन को प्रबल खनिज अम्लों या क्षारों की उपस्थिति में जो है जल अपघटन करा जाए, जल में घोला जाए, जल अपघटित कराया जाए तो अमीनो अम्ल का मिश्रण देते। तो क्या देते हैं? अमीनो अम्ल का मिश्रण देते हैं। इसका मतलब ये क्लियर होता है कि सभी प्रोटीन अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। एक बात समझ में आई नहीं? भाई जब आप जल अपघटन करा रहे हो तो ये अमीनो अम्ल दे रहे हैं, तो इसकी ये बात तो क्लियर होती है कि जो भी प्रोटीन होते हैं ये सब अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन को अगर आप तोड़ते हो तो पॉलीपेप्टाइड में टूटते हैं। अब कहो पॉलीपेप्टाइड क्या है? और पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से मिलकर बने होते हैं, और ये पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ मिलता है? वो अमीनो अम्लों से मिलकर। देखिए जब दो अमीनो अम्ल आपस में मिलते हैं तो एक जो है पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। दो अमीनो अम्ल आपस में मिलते हैं तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। और जब बहुत सारे पेप्टाइड आपस में मिल करके एक पॉलीपेप्टाइड, पॉली मतलब बहुत और पेप्टाइड मतलब बॉन्ड, जब कई पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड आपस में मिलते हैं तो उसे हम पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। और ढेर सारे जब पॉलीपेप्टाइड आपस में मिलते हैं तब प्रोटीन का निर्माण करते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? जैसे अमीनो अम्ल एकलक हो गया, अब दो अमीनो अम्ल मिलाओगे तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। और बहुत सारे अमीनो अम्ल जब मिल जाएंगे, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड, दो जने कम से कम पेप्टाइड बॉन्ड बनावे मत, 2 अमीनो अम्ल होना चाहिए कम से कम। तो ऐसे बहुत सारे अमीनो अम्ल जब मिल करके पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे। पॉली मतलब कई पेप्टाइड बॉन्ड रहा है ना, और जब बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड मिलने लग जाएंगे तब प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ऐसे समझ लो प्रोटीन की संरचना कितनी भयंकर होगी। ठीक, अब प्रोटीन से जल अपघटन, यानी प्रोटीन का अगर हम जल अपघटन द्वारा, प्रोटीन के जल अपघटन से अब तक लगभग 23 अमीनो अम्ल प्राप्त हुए। ये भी एग्जाम में पूछा गया कितने अमीनो अम्ल प्राप्त हुए, तो 23 अमीनो अम्ल प्राप्त हुए हैं, जिनमें 2 को छोड़ दीजिए, 2 अमीनो अम्ल को जाने दो, बाकी सभी अमीनो अम्ल अल्फा वाले। कौन अमीनो अम्ल है? अल्फा अमीनो अम्ल है। 2 अमीनो अम्ल को छोड़ दीजिए तो बाकी जितने अमीनो अम्ल होते हैं वो अल्फा अमीनो अम्ल। समझ में आ गया कि नहीं? तो अल्फा अमीनो अम्ल है। और अमीनो अम्लों में 10 अमीनो अम्ल, जैसे 23 है, 23 में 2 छोड़ दिया, बाकी सब अल्फा अमीनो अम्ल हो गया। और इसमें से जो 10 अमीनो अम्ल है वो आवश्यक अमीनो अम्ल है, क्योंकि शरीर की वृद्धि और जीवन के लिए जो है 10 अमीनो अम्ल का होना आवश्यक होता है। समझ में आ गया नहीं? यानी शरीर को सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा आवश्यकता वाले कितने अमीनो अम्ल हैं? तो 10 अमीनो अम्ल ऐसे हैं जो शरीर की वृद्धि और जीवन के लिए 10 अमीनो अम्ल होना आवश्यक है। अगर इनमें से एक भी कमी होती है तो या तो व्यक्ति जो है बीमार हो जाएगा या फिर उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो वही हमने कहा है कि क्योंकि शरीर की वृद्धि और जीवन के लिए उनमें से प्रत्येक अमीनो अम्ल आवश्यक है। आवश्यक अब कितने आवश्यक अमीनो अम्ल है? आपसे पूछा जा सकता है आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या, तो 10 है। ठीक, तो आवश्यक अमीनो अम्लों में से किसी एक की कमी हो जाने से युवा जंतुओं की वृद्धि रुक जाती है, यानी वो वृद्धि करना रुक जाते हैं और मृत्यु भी हो सकती है। लगभग 20 अमीनो अम्ल प्रायः सभी प्रोटीन में पाए जाते हैं, यानी जितनी भी प्रोटीनें होती हैं उसमें लगभग 20 अमीनो अम्ल जरूर मुख्यतः जो है पाए जाते हैं। बस 3 अमीनो अम्ल हो सकता है इधर उधर हो जाए। ठीक, अब अमीनो अम्ल, अब बात भाई अमीनो अम्ल की अगर हम बात करें तो अमीनो अम्ल, अमीनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह, एक अमीनो समूह होता है और एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है। इन दोनों से मिल करके जो है अमीनो अम्ल जो है बने होते हैं। अमीनो अम्ल जो है एक NH2 समूह द्वारा और दूसरा COOS समूह द्वारा जुड़ करके तब जो है अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं। तो वही लिखा अमीनो अम्ल बेसिक अमीनो समूह NH2 और अम्लीय कार्बोक्सिलिक अम्ल COOS दोनों उपस्थित होते हैं। कितना समझ में आया?
आता है इनमें क्षारक। देखिए NH2 समूह क्षारकीय प्रवृत्ति का होता है और COH समूह जो होता है ये अम्लीय समूह का होता है। अब जब अमीनो अम्ल में आपके क्षारकीय समूह भी लगा है और कार्बोक्सिलिक समूह भी लगा है, यानी अम्लीय समूह लगा है, तो जाहिर सी बात है अमीनो अम्ल में ये दोनों गुण पाए जाते हैं, अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण पाए जाते हैं। तो अर्थात अमीनो अम्ल उभयधर्मी होते। अरे जब दो गुण इनके अंदर है तो अमीनो अम्ल उभयधर्मी एम्फोटेरिक प्रकृति के होते हैं। अमीनो और कार्बोक्सिलिक दोनों समूह की उपस्थिति के कारण अमीनो अम्ल ठोस अवस्था में द्विआवेशित आयन के रूप में होते हैं। जो अमीनो अम्ल होता है इसमें अम्लीय प्रवृत्ति और क्षारीय प्रवृत्ति दोनों गुण होने के कारण ये द्वि प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। तो इनका ये दोहरा व्यवहार, ध्यान सुनिएगा, इनका ये दोहरा व्यवहार जो है ज्विटर आयन कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्विटर आयन कहलाता है, या इसी को डाइपोलर आयन भी कहते हैं। समझ में आया नहीं? ठोस अवस्था में द्विआवेशित आयन के रूप में होते हैं जिसे ज्विटर आयन या डाइपोलर आयन कहते हैं। ज्विटर आयन एग्जाम में पूछा गया कि ज्विटर आयन से आप क्या समझते? आप बताएंगे अमीनो अम्ल में अमीनो समूह जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है तथा कार्बोक्सिलिक समूह जो कि अम्लीय प्रकृति का होता है, दोनों एक साथ जुड़े होते हैं और ठोस अवस्था में ये दोनों आयन जो होते हैं यानी तो आवेशित आयन के रूप में होते। ठोस अवस्था में दोनों आवेशित आयनों के रूप में होते हैं जिन्हें हम ज्विटर आयन कहते हैं। समझ में आया नहीं? अब जलीय विलयन में अमीनो अम्ल के डाइपोलर आयन यानी जो ज्विटर आयन होते हैं वो ऋणावेशित और धनावेशित दोनों के साम्य में रहते हैं। यानी अगर हम ज्विटर आयन को जलीय विलयन में रखा जाए तो कभी ये धनावेशित में टूट जाएंगे, कभी ऋणावेशित में जाएंगे, हमेशा एक दूसरे के गतिक साम्य में बने हुए रहते हैं। तो वही दिया है कि अब कैसे रहेंगे। देखो अमीनो अम्ल यही है भाई, NH2 देखो यहाँ NH2 है और ये RCH होगा, RCH2 NH2 COOH। लेकिन नहीं, अभी क्या किया गया, ये C जो आपका RCH2 था, CH2 को इन्होंने एक H इनको दे दिया तो ये बना दिया RCHNH3 और एक पॉजिटिव चार्ज लगा दिया और बगल COOH लिखा, CO2H लिखा है ना, ये COOH है। ये है इस समय जब ऐसे रहेगा तो ये धनायनिक साम्य रहेगा। और इस पे धनावेश लगा कि नहीं लगा? तो ये धनायनिक साम्य रहेगा और जब धनायनिक साम्य रहेगा तो प्रबल अम्लीय विलयन में प्रधानता यानी पीएच इसका 0 होगा। यानी कुल मिला के अम्लीय फॉर्म में उस समय दिखाई देगा। हमारा विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा और उसका पीएच लगभग 0 होगा। अब जैसे मान लीजिए आप इसमें अगर H+ चार्ज जोड़ते हैं या H+ चार्ज निकालेंगे, जैसे इसमें से H+ चार्ज निकाल देंगे तो जब H+ चार्ज निकालेंगे तो ये देखो इधर वाला तो ऐसे रहेगा NH3 प्लस चार्ज, CH हो गया, R हो गया, तो जब H+ चार्ज कहाँ निकलेगा? यहीं से निकलेगा। तो ये निकल जाएगा CO2 नेगेटिव चार्ज यानी COO नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। और ये है डाइपोलर आयन, ये आपका ज्विटर आयन है। ये कौन सा है? ज्विटर आयन। देखो नेगेटिव भी लगा और पॉजिटिव भी लगा। तो जब अमीनो अम्ल में धनात्मक समूह और ऋणात्मक समूह दोनों आयन एक साथ उपस्थित होते हैं तब इसे हम ज्विटर आयन या डाइपोलर आयन कहते हैं। ठीक, अब ध्यान सुनिए, इस पे अगर हम H+ चार्ज निकाल दे, क्या निकाल दे? एक H+ चार्ज निकाल दे, ज्विटर आयन में से एक H+ चार्ज निकाल दे, तो जब H+ चार्ज निकालेंगे तो कहां से निकलेगा? यहीं से निकलेगा। तो यहां से निकलेगा तो ये बन जाएगा NH2 प्लस चार्ज गायब हो गया ना, H+ चार्ज निकाल ही दियो तो ये NH2 हो गया और ये CHR ही है, इधर COO नेगेटिव चार्ज है। तो अब ऐसे कंडीशन में पूरे में क्या दिख रहा है? केवल नेगेटिव चार्ज दिख रहा। समझ में आ गए? तो ये ऋणायनिक रूप है भाई, केवल नेगेटिव चार्ज दिख रहा है तो ऋणायनिक रूप नहीं हुआ। तो ये ऋणायनिक रूप है और ऋणायनिक रूप जो होता है प्रबल क्षारीय विलयन में प्रधानता होती है। यानी जब ये ऋणायनिक फॉर्म में होता है तब ये क्षारीय माध्यम में होता है। कैसा होता है? क्षारीय माध्यम में होता है और इसका पीएच जो है फिर 14 होता है। अरे 14 क्षारीय नहीं हुआ? 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होता है, 7 से कम होगा तो अम्लीय होता है। अब 0 होगा तो इसका मतलब प्रबल अम्लीय होगा और 14 होगा तो इसका मतलब प्रबल क्षारीय होगा। और जब देखे जब नेगेटिव आयन होगा तो प्रबल क्षारीय होगा, जब पॉजिटिव आयन होगा तो प्रबल अम्लीय होगा और जब दोनों आयन होगा तो ज्विटर आयन होगा। क्या होगा? ज्विटर आयन होगा, डाइपोलर आयन होगा।
तो ये जो है जलीय विलयन में ये एक दूसरे के हमेशा गतिक साम्य में रहते हैं, यानी अम्लीय में भी रहेंगे, क्षारीय में भी रहेंगे और ज्यूटानायन में। तो इतना समझ में आया, बाकी जो बचा है फिर बताएंगे। ठीक।